सभी उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपके चेहरों की जो रौनक है वो दिखाई दे रही है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम रिकॉल करेंगे पिछले का जो मैंने उसमें आपको समझाया था। पिछले मैंने उसमें समझाया था आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर या फिर हम कह सकते हैं कि दर्पण पर गिरती है तो उसमें होता क्या है कि वह टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या आपको चीज़ समझ में आई? नहीं आई तो आइए हम इसको एक छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में रहते हैं और क्या होता है कि आपको सारा गलियों का माहौल पता होता है कि किधर कैसे क्या जाना है, आपको तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जब आप किसी एक अनजान शहर में जाते हैं तो क्या होता है, आप मार्ग भटक जाते हैं, अपने रास्ते को भटक जाते हैं। सेम प्रोसेस इसमें ये प्रकाश के साथ होती है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना के लिए हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसमें क्या है, लैंग्वेज इसमें साइंस की क्या कहती है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस कंडीशन में या तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिएगा यहाँ पर आपका ये है आपका विरल माध्यम, ठीक है, और ये है आपका सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है कि जिसमें जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो आपका विरल माध्यम होता है ना। कहते नहीं कि वहाँ पर तो एक आध बिरला कोई रह रहा है, बिरला का मतलब एक आध, कम से कम, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं। और इसमें क्या होता है, सघन घनी मात्रा में होते हैं, यानी कि जो कण हैं वो कैसे पास पास होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे घनी मात्रा में कण बना दे रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने सघन माध्यम दर्शा दिया। अब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण का आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखाओं में गमन करता है, वो ऐसा लहराता हुआ नहीं जाता, वह सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो ये प्रकाश आएगा तो इसको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जो मैंने डैश डैश से दर्शाया है उसके लिए हमने क्या प्रकाश को दर्शाया कि इस प्रकाश को सीधा जाना चाहिए। लेकिन अपवर्तन क्या कहता है कि जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है। तो जब ये भटकेगा तो क्या होगा, ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि सीधा ना जाके इस तरफ मुड़ जाएगा। ये कहानी बनेगी इसके साथ, यानी कि यहाँ पर जो इतना रिफ्लेक्शन होगा इसका तो हम इसे आर कहेंगे, यानी कि रिफ्रैक्ट हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर इसका विचलन कितना हुआ तो हम कहेंगे कि इसका डेल्टा विचलन हो गया। क्लियर हुआ ना पॉइंट, यानी कि ये अभिलंब की ओर झुक गया। ये बात आपने समझ ली पहली कंडीशन। अब हम समझते हैं दूसरी कंडीशन में, यानी कि इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया था। अब क्या होगा कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो देखो ये है हमारा सघन माध्यम, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सघन माध्यम दर्शा दिया। अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण कैसी, ये सीधी जानी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये जब भी इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये इस प्रकार से, यानी कि इस अभिलंब से, अभिलंब की ओर आ रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है, तो आप कहेंगे दूर भाग रही है सर, दूर,
तो ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब वह सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब कौन सा है, ये देखो रहा आपका अविलंब, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे तो इसको लिख दे रहा हूँ अविलंब, ठीक है, अविलंब। दोनों पॉइंट क्लियर हुए ना, दोबारा समझ लीजिएगा। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना के लिए, इसी फिनोमिना के लिए हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा, वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अविलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर हुआ ना पॉइंट। चलिए अब हम जानते हैं इसके विचलन कोण के बारे में कि विचलन कोण क्या कहता है। देखिएगा विचलन कोण होता क्या है, विचलन कोण ये होता है कि इसको इस कंडीशन में इधर जाना चाहिए था लेकिन ये विचलित इतनी हुई, इस साइड से इतनी विचलित हुई, ऐसे को सीधा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये विचलित ऐसी हो गई तो इसको ये जो है वो इस साइड में जा रही है, तो इसका ये विचलन कोण है वो क्या है, लैम्डा है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई कोण इस प्रकार से काटता है, ये कोण जो है ये कैसा होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, आई बराबर क्या होगा, आर प्लस लैम्डा, आर प्लस लैम्डा। लेकिन हमें कितना निकालना है, विचलन कोण निकालना है। तो विचलन कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इस आर को इधर भेज देंगे, ठीक है, इस आर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, समझ में आया। तो इसका ये क्या निकल आएगा, विचलन कोण निकल आएगा। इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया कि विचलन कोण लैम्डा बराबर आई माइनस आर। सेम कंडीशन आपकी इसमें होगी कि यहाँ पर क्या होगा कि विचलन कोण लैम्डा बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो रिफ्लेक्टेड क्या ऐसी करके लैम्डा ये तो हुआ है और यहाँ पर आ रहे ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो आर माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ गई है, समझ में आया, इधर आके ये बढ़ गई है। अब हम जानते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, इसमें नियम के बारे में जानेंगे। अब हम अपवर्तन के कुछ उदाहरणों पे हम नियम नज़र डालते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि रात्रि में आपके जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, है ना। क्या होता है कि जब प्रकाश आता है तो उसके लिए एक माध्यम पड़ जाता है, कौन सा माध्यम, वायुमंडल पड़ जाता है। तो वहाँ से जो प्रकाश की किरण आती है वो यहाँ पर आके विचलित हो जाती है। इस कारण से जो हमारी आँख पे प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है, हमारे लिए वो दिखाई दी लेकिन वो मार्ग से विचलित हो गई। इस घटना में हमें क्या लगा कि अरे ये तो लुब्धुम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू उसका लाइट तो आ रही होती है। एक अपवर्तन का कारण होता है जिसके कारण हमें उसका जो प्रकाश है वह टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, यानी कि तारे जो हैं वो रात्रि में टिमटिमाते नज़र आते हैं। और देखो एक और कारण बताऊँ आपके लिए कि आप एक कांच का गिलास ले लीजिएगा और उसमें आप पानी भर दीजिएगा, तो क्या होगा कि जो पानी भरने के बाद आप एक पेन को डालेंगे तो पेन जो है वो आपको थोड़ा सा तिरछा नज़र आएगा। उसका मेन कारण यही आपका प्रकाश का अपवर्तन है, यानी कि सेम कंडीशन उसमें वहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आप उसी में एक कांच के उस गिलास में या फिर कोई सा भी गिलास सही, उसमें आपका पानी भरा हुआ है और आपने उसमें किसी सिक्के के लिए डाला तो सिक्का जो है वो आपको थोड़ा ऊपर सा उठा हुआ दिखाई देगा। ये सारे कारण जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के हैं। जो भाला फेंककर जो मछली मारने वाला होता है उसमें क्या होता है कि जो मछली है वो आगे की तरफ होती है और उसकी जो अपवर्तन के कारण उसके लिए आगे के लिए दिखाई देती है, होती वो पीछे लेकिन दिखाई उसे आगे की तरफ देती है। तो उसमें जो जितने भी जो मेन कारण बन रहे हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के बन रहे हैं, ठीक ना। समझ में आया ना आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि अब आपको अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, अपवर्तन का नियम ये कहता है कि यहाँ समझेंगे हम कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये क्या है आपकी आपतित किरण है, ये क्या है आपका अविलंब है, और ये क्या है आपका अपवर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों जो हैं वो एक ही तल में होंगे। क्लियर हुआ ना। अब देखो आपका परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम भी यही कहता है कि
इस प्रकार से किरण बनी होती थी, इस प्रकार से जाती है, यहाँ पर आपतित हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, और यहाँ पर था आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते थे। तो अपवर्तन का और परावर्तन का दोनों का पहला नियम एक ही बात कहता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो परावर्तन होगा वह पारदर्शी माध्यमों में नहीं होगा, वह अपारदर्शी यानी कि एक तल जो है उसका पॉलिश किया हुआ होगा। तो जो आपका अपवर्तन है वो पारदर्शी माध्यम में ही होता है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आपतित, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला पॉइंट है इसका। अगर हम बात करें इसके दूसरे नियम की, ठीक है, दूसरा जो नियम है उसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर आप ही कहेंगे कि सर हमें तो स्नेल का नियम समझाया नहीं था और हमारे एग्जाम में आ गया, तो हम इससे दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ये कौन सी अपवर्तित किरण है इसलिए हम कहेंगे आपतन कोण की ज्या। इस आई को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और आर को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ये जो आर है वो आपको क्या है, अपवर्तन कोण है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपतन कोण की ज्या का अनुपात और आपतन कोण की ज्या, ज्या को हम बोलेंगे साइन और कोण को क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तित अपवर्तित कोण की ज्या। अपवर्तित कोण की ज्या क्या है, तो आप कहेंगे ज्या को साइन और कोण को आर। ठीक है, अपवर्तित किरण की ज्या का अनुपात, हमने क्या कर दिया, इसका अनुपात कर दिया सापेक्ष, यानी कि माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बात समझ में आई? चलिए मैं इसको लिखता हूं क्या, n2/n1, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक डायरेक्ट आप इतनी बात को लिख देंगे और ये चीज आपको मैं समझाऊंगा। यानी कि n2/n1 का मतलब क्या होता है, इस चीज के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर। दिख रहा है कैसे, n2/1। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n2/1, या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है आपके लिए, है ना, तो देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं ऊपर की साइड पे। ठीक है, n2/1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1n2। इसका मतलब ये होता है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यहाँ पर कह देंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। समझ में आई ना बात? तो अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में, क्योंकि आपने अपवर्तनांक पढ़ा लेकिन अपवर्तनांक समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या होता है अपवर्तनांक। तो देखिएगा, माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो एक गुण है जिसमें प्रकाश का चाल का निर्धारण होता है। नहीं बात समझ में आई? यानी कि जा पता चलते है कि प्रकाश जो है वो कितनी तेजी से जाएगा, कितनी धीमी जाएगा। बात समझ में आई? जैसे कि आपका जो प्रकाश है वो निर्वात में खूब अच्छी तरीके से जाएगा, यानी जिधर भी जाना चाहो। अब वही प्रकाश आप पानी में करिएगा तो पानी में कितनी उसकी चाल होगी, इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम कह देंगे अपवर्तनांक माध्यम का एक गुण है जिसके द्वारा हमें प्रकाश के चाल के बारे में पता चलता है। क्लियर हुआ ना? अब प्रकाश जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला, यानी कि पहला प्रकाश क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो चलिए सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पर एक माध्यम है ये, जिसका मैंने नाम दिया है, जैसे कि इसका नाम दे दो आप n1। ठीक है, ये ऊपर वाला जो माध्यम है उसको आपने नाम दे दिया n1।
अब ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है जिसका नाम आपने दे दिया N2, ठीक है। तो जब ये प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करती है, यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो हम कहते हैं कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नहीं समझ में आया? माध्यम 1 से प्रकाश की किरण जब माध्यम 2 में जाती है तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आइए समझते हैं। देखो, यानी कि माध्यम 1 से जा रही है तो हम कहेंगे माध्यम 1 क्या है? अपवर्तनांक। तो हम इसे 1 से डिनोटेट कर देते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया, और n यानी कि क्या है? अपवर्तनांक। किसमें? 2 में। यानी कि प्रकाश की किरण इसमें इसकी कितनी चाल है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 2 के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक हुआ, यानी कि इसकी प्रकाश की चाल कितनी, यहाँ पर कितनी थी और इसमें कितनी आई, वही आप अंतर जानते हैं। यानी कि इसके सापेक्ष कितनी है, इसलिए हम कहते हैं इसे सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें कितनी चाल आई तो इसमें हम दर्शाएंगे इसे N2 से, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? N1 के। तो N1 के, तो हम इसके लिए सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। अच्छा, ये सापेक्ष अपवर्तनांक आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये वायु है, ठीक है, ये आपकी क्या है? वायु है, और ये कांच है। तो ये यहाँ पर ये सापेक्ष अपवर्तनांक कौन कहलाएगा? नीचे वाला, यानी कि कांच जो है वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और वायु क्या है? वायु एक पहला माध्यम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है वो आपका स्नेल के नियम में लागू होता है। जो आपका दूसरा नियम है ना, उसमें ये लागू होता है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? तो आप कह दो कि भाई प्रथम माध्यम में अपवर्तनांक कितना है? प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और दूसरे माध्यम में, है ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तरफ से आप लिख सकते हैं, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और दूसरे में कितनी है। इस कंडीशन में भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? देखिएगा, अभी मैंने सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यानी कि कांच हो सकता है और कांच से वह क्या बोलते हैं, जल में भी जा सकती थी। तो वो माध्यम जो पहला था वो कांच था और दूसरा उसका जल हो गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम प्रकाश का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमने पढ़ा था कि N2/N1, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। लेकिन हमारा क्या होता है, या फिर हमने ये कह दिया था कि प्रकाश की यानी कि पहले माध्यम की चाल और दूसरे माध्यम की चाल, ये कंडीशन थी। यानी कि यहाँ पर दूसरा माध्यम था और ये पहला माध्यम, या फिर हम ये कह सकते थे कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि इसकी जो पहली वैल्यू है वो फिक्स होती है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ये वायु में प्रकाश की चाल होगी। और नीचे जो होगा यानी कि B2 यानी कि दूसरे माध्यम में, वो आपका कांच हो सकता है, शीशा हो सकता है, शीशा कांच एक ही बात हो गई, या फिर मान लो कि पानी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम आपका कोई भी होगा, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये बात हो सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि n बराबर अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, C/B। अब C क्या है यहाँ पर, C को हम कहते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है। C को हम डिनोटेट किससे कहते हैं, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये 3 ×
8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाता है। और नीचे क्या है, ये है आपका माध्यम में ये कितना गमन करेगा। तो पहली वैल्यू इसमें फिक्स होती है और जो सापेक्ष वाले में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसमें कुछ भी हो सकती है। तो ये था आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, पहले ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक है उसको हम लिखते कैसे हैं, 1 और 2, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि आपका, मैं इसको मिटा दूं पहले, ठीक है, जैसे कि कैसे लिखेंगे इसके लिए, जैसे अगर प्रकाश जो है वो वायु से वाटर में जा रहा है, किसमें, मान लो कि ए मीन्स होता है एयर, ठीक है, किस में जा रहा है, तो अपवर्तनांक किसमें, पानी में, तो इसे हम बोलेंगे वाटर। तो हम इसको सापेक्ष बनाएंगे पहला एंड 2, यानी कि जिससे जा रहा होता है उसको हम पहले वाले के पहले लिखते हैं और जिसमें जा रहा होता है उसे हम 2 लिखते हैं, दूसरे वाले। तो हम क्या होता है, देखो प्रकाश जो है कहाँ से जा रहा है, एयर मीन्स होता है हवा, हवा से कहाँ अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हो रहा है, तो आप कहेंगे वाटर यानी कि पानी के, तो ANW, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, कैसे, ANG, बताओ इसका मतलब क्या होगा, ANG का मतलब होगा एयर से अपवर्तनांक कहाँ पर, G फॉर गिलास, यानी कि कांच में जा रहा है, वायु से कांच में। तो इस प्रकार से ये सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लिख देंगे। चलिए इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा पहला आपका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि यहाँ पर जो एयर 2 कहाँ जा रहा है, वाटर में, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक 3/4 दिया है, 3/2 दिया है और 4/3 दिया है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, जल के सापेक्ष यानी कि वाटर, और N मीन्स अपवर्तनांक, G फॉर गिलास, ठीक है। इन जल के सापेक्ष आप कांच का अपवर्तनांक बता दीजिए तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, यानी कि ग्लास यानी कि अपवर्तनांक, और क्या, W फॉर वाटर, इसका आप अपवर्तनांक बताइए। जैसा कि आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखो यहाँ पर हम WNG लिख रहे हैं, तो आपको जिसका पहले निकालना है, यानी कि किसके सापेक्ष निकालो आप, यानी कि जल का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो। जिसका निकाल रहे हो कांच का है तो इसको आप पहले लिखोगे, यानी कि ANG, ठीक है। अब उसके बाद इसका लिखोगे, किसका, ANW, ठीक है। पहले आपको, यानी कि जिसका निकाल रहे हो, वो कह रहा है कि जल के सापेक्ष किसका, कांच का बताओ, तो कांच का ऊपर रखिए आप, तो कांच का आपने रख दिया ऊपर, यानी कि WNG, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब ANG का मान कितना दे रखा है, ANG का मान दिया 3/2, और फिर बटे ANW, यानी कि A फॉर मीन्स वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4/3 दिख रहा है ना आपको। तो इसका लास्ट का इससे और इसका इससे हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो 9/8 आएगा। अब देखिएगा हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, यानी कांच के, जी फॉर गिलास होता है कांच का अपवर्तनांक किसके, जल के, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में, जल का अपवर्तनांक बताइए, जल का, तो जल को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख दोगे आप ANW, क्योंकि यहाँ पर आपकी ANW की वैल्यू दे रखी है, और बट्टे किसको कर दीजिएगा, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष की वैल्यू कितनी है आपकी, ANG, यानी कि ANG। तो देखो ANW का वैल्यू कितना है, 4/3, और इसका वैल्यू कितना है, 3/2।
तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 चौको 8 आ जाएगा और ये 3 तिया 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है और साथ में आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका आंसर इतना आया है। ठीक है, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये सेशन समझ में आया तो लास्ट में मैं आपसे कुछ ना कुछ पढ़ाने का लूँगा ज़रूर। क्या आप सीधा लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी पढ़ाई के मामले में हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए नए सेशन में आपसे दोबारा मिलूँगा। तो तब तक के लिए आप अनुमति दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।